यामिनी को जब कावेरी को लेकर मालती की कही हुई बात याद आई तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने पत्थरभुज बाबा से कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, समझो मिल गई वो लड़की। ये सुनकर पत्थरभुज बाबा ने भी बड़े उत्साह से पूछा, लड़की मिल गई? कौन यामिनी? जल्दी बताओ। जवाब देते हुए यामिनी ने कहा, शहर से मालती की एक सहेली आई हुई है। ना आज तक उसे किसी ने छुआ है और ना ही आज तक उसने कोई गलत काम किया है। ये सुनकर पत्थरभुज बाबा ने तुरंत कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है यामिनी? जाओ और किसी बहाने से ले आओ उसे यहाँ। इस पर यामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं बाबा, कावेरी को यहाँ लाना इतना आसान नहीं है। तारा की मौत के बाद चंद्रकला और ज्यादा सतर्क हो जाएगी। पहले उसे कहीं बाहर भेजना होगा। यामिनी की इस बात से पत्थरभुज बाबा भी सहमत हुए। यामिनी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और बाबा, सिर्फ चंद्रकला ही हमारे रास्ते का कांटा नहीं है। उसके अलावा मालती और दिवाकर के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद पत्थरभुज बाबा ने अपनी बात को रखते हुए कहा, लेकिन यामिनी, 3 दिन बाद द्वादशी है। द्वादशी के पहले ही इस प्रयोग को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। तो जो भी करना है इन 3 दिनों में ही करना होगा। ये सुनकर यामिनी ने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। तभी सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला और सरपंच जी तारा की अर्थी को दूसरे गांव ले गए थे। वहां ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जलती हुई चिता को देखकर चंद्रकला लगातार खुद को कोस रही थी। तारा के जाने के दुख के साथ साथ चंद्रकला को एक दुख ये भी था कि जिस किसी ने तारा का बलात्कार किया है, उस इंसान तक पहुंचने का तारा ही एक जरिया थी। उसके दिमाग में प्रवेश करके ही उस इंसान तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही थी। इसीलिए अब उस इंसान तक पहुंचना चंद्रकला के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। भले ही चंद्रकला काले सायों से, काली शक्तियों से भिड़ पा रही थी, लेकिन आखिर थी तो वो 20-22 साल की भावुक लड़की। इसीलिए इस तरह की घटनाएं वो सहन नहीं कर पा रही थी। चिता की आग ठंडी हो जाने के बाद सरपंच जी चंद्रकला को जीप में बैठाकर गांव की तरफ ले गए। रास्ते भर सरपंच जी चंद्रकला को समझाते रहे, लेकिन जब जीप फिर से एक बार तारा के घर के आगे से निकली तो उसके दिल पर जैसे छुरियां चल गई। वैसे तो जिस घर में किसी की मौत होती है तो उस घर में 13 दिन तक एक रुदाली को उसके परिवार वालों के पास जाकर बैठना होता है, लेकिन तारा के घर जाकर वो किसके पास बैठती, किसको जाकर संभालती और किसके लिए रोती? यही सोचकर चंद्रकला ने सरपंच जी को उसे अपने घर छोड़ने को कहा। सरपंच जी चंद्रकला को उसके घर छोड़कर हवेली के लिए निकल गए। हवेली पहुंचकर सरपंच जी भी बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चले गए। ये देखकर मालती भी सरपंच जी के पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन यामिनी ने मालती को रोकते हुए कहा, नहीं मालती, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ भाई साहब के पास, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। ये कहकर यामिनी ने एक पानी का गिलास लिया और सरपंच जी के कमरे की तरफ चली गई। यामिनी जब सरपंच जी के कमरे में दाखिल हुई तो सरपंच जी उस वक्त पीठ के बल बिस्तर पर लेटे हुए थे और खुली आंखों से छत की तरफ देख रहे थे। यामिनी ने उनके पास जाकर पानी का गिलास आगे बढ़ाया तो सरपंच जी उठकर बैठ गए और पानी पीने लगे। यामिनी भी पास पड़ी कुर्सी खिसकाते हुए उस पर बैठ गई। यामिनी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे का क्या सोचा है? ये सुनकर सरपंच जी ने अपने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जवाब देते हुए यामिनी ने कहा, भाई साहब, मैं तारा और उसके माँ बाबा की अस्थियों की बात कर रही हूँ। कोई परिवार का सदस्य अस्थियां विसर्जित करने जाता है, लेकिन तारा के परिवार का तो कोई सदस्य बचा नहीं है, तो उनकी अस्थियों को विसर्जित कौन करेगा? हामी में सिर हिलाते हुए रामनाथ जी ने कहा,
गांव में किसी को भेजना होगा। रामनाथ जी की ये कहते ही यामिनी ने तुरंत कहा, किसी को? नहीं भाई साहब, इन तीनों ने खुदकुशी की है और ये तो आप भी जानते हैं कि खुदकुशी करने वालों की आत्मा को अगर मुक्ति ना मिले तो उनकी आत्माएं बहुत जल्दी भटकने लगती हैं। वैसे ही मायापुर क्या कम संकटों का सामना कर रहा है जो हम एक और संकट को बुलावा भेज दे। रामनाथ जी को यामिनी की बात तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन इस काम के लिए कोई उचित व्यक्ति उनकी नजर में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए यामिनी से कहा, यामिनी, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन फिर ऐसा कौन है जो इन सबको मुक्ति दिला सके? इस पर यामिनी ने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मेरा मतलब है कि इस काम के लिए एक रुदाली से उचित और कौन हो सकता है? चंद्रकला अस्थियां विसर्जित भी कर देगी और उनकी मुक्ति के लिए उचित पूजा भी करवा देगी। सरपंच जी ने जब इस पर विचार किया तो सरपंच जी को भी इस काम के लिए चंद्रकला से उचित व्यक्ति कोई नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी सरपंच जी के मन में एक शंका अभी भी थी। उन्होंने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है यामिनी, लेकिन मायापुर भी तो इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आए दिन कोई न कोई घटना घट रही है। ऐसे में चंद्रकला को मायापुर से दूर भेजना उचित होगा? यामिनी जैसे इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार थी। उसने जवाब देते हुए कहा, एक दिन की ही तो बात है भाई साहब, अगले दिन तो चंद्रकला वापस लौट ही आएगी। और वैसे भी अगर कोई संकट आया तो पत्थरभुज बाबा तो है ही गांव में। मुझे लगता है तारा और उसके माँ बाबा को मुक्ति दिलाने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। यामिनी की बातें अब धीरे धीरे सरपंच जी पर पूरी तरह असर कर चुकी थी। उन्होंने यामिनी से कहा, ठीक है यामिनी, चंद्रकला के यहाँ समाचार भेज दो कि सरपंच जी ने उसे बुलाया है। हाँ में गर्दन हिलाते हुए यामिनी अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए हुए कमरे के बाहर चली गई। यामिनी ने इस काम में जरा भी देरी नहीं की और तुरंत चंद्रकला के घर खबर भिजवा दी। अंगुना के कहे अनुसार कटीली भी उस पवित्र आत्मा की तलाश में मायापुर पहुंच चुकी थी। पूरे गांव में तलाश करने के बाद भी कटीली को वैसा कुछ भी आभास नहीं हुआ था जैसा अंगुना को हुआ था। और इस वक्त मायापुर में शादियों का समय चल रहा था, इसीलिए गांव में बहुत से लोग बाहर से आए हुए थे, जिसकी वजह से कटीली इस बात का अंदेशा भी नहीं लगा पा रही थी कि आखिर किससे अंगुना को वो आभास हुआ होगा। आखिरकार कटीली ने हवेली के ऊपर भी मंडराना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंगुना को यहीं पर उस पवित्र आत्मा का आभास हुआ था। बहुत इंतजार के बाद कटीली की नजर हवेली के बाहर कावेरी पर पड़ी। कावेरी को उसने इससे पहले कभी भी हवेली में नहीं देखा था। उसे पूरा शक हो गया कि जरूर कावेरी ही वो लड़की है जिसे अंगुना को देखकर आभास हुआ होगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि कावेरी ही वो पवित्र आत्मा है कि नहीं, कटीली ने कावेरी पर नजर रखना शुरू कर दिया। कटीली हवेली के ऊपर मौजूद थी ही कि तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से चंद्रकला दाखिल हुई। जैसे ही चंद्रकला दाखिल हुई, चंद्रकला को अंदेशा हो गया कि आसपास कोई ना कोई काला साया है। तभी कटीली की भी नजर चंद्रकला पर पड़ गई। चंद्रकला को देखते ही कटीली भी घबरा गई और उल्टे पांव वहां से चली गई। इससे पहले कि चंद्रकला कटीली को देख पाती, कटीली चंद्रकला की नजरों से ओझल हो गई। चंद्रकला को लगा कि शायद ये उसके मन का वहम था। यही सोचकर चंद्रकला अंदर हवेली की तरफ बढ़ने लगी। हवेली में जब चंद्रकला पहुंची तो यामिनी चंद्रकला को रामनाथ जी के कमरे में ले गई। रामनाथ जी के कमरे में जाते ही रामनाथ जी ने चंद्रकला के सामने यामिनी की कई सारी बातें दोहराई। एक बार मायापुर का माहौल देखते हुए चंद्रकला ने मना किया, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रकला खुद भी यही काम करना चाहती थी, क्योंकि चंद्रकला अभी भी तारा की मौत के लिए खुद को ही दोष दे रही थी। तो चंद्रकला नहीं चाहती थी कि तारा और उसके माँ बाबा की आत्मा ना भटके। इसीलिए
वो खुद अपने हाथों से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहती थी। यही सोचकर चंद्रकला ने इस काम के लिए हामी भरते हुए कहा, ठीक है मालिक, जैसे आपकी इच्छा। मैं पंडित जी से पूछ लेती हूँ कि किस दिन जाना उचित रहेगा। चंद्रकला ने ये कहा ही था कि तभी यामिनी ने बीच में बोलते हुए कहा, वो मैंने पता कर लिया है। 3 दिन के बाद द्वादशी के दिन सबका चौथा है, उसी दिन जाना उचित रहेगा। ये सुनकर चंद्रकला ने यामिनी को थोड़ा सा शक की नजरों से देखा। यामिनी ने ये भांप लिया, इसीलिए यामिनी ने सफाई देते हुए कहा, वो दरअसल मेरी और भाई साहब की इस बारे में बात हुई थी, तो अभी जब मैं मंदिर गई तो मैंने पूछ लिया था। ये सुनकर चंद्रकला ने यामिनी को धन्यवाद कहा और सरपंच जी को नमस्कार बोलकर वहां से चली गई। आखिर 3 दिनों के इंतजार के बाद द्वादशी का समय आ गया था। पिछले 3 दिन मायापुर में कुछ भी नहीं घटित हुआ। चारों तरफ धूप सन्नाटा छाया रहा। अंगुना के हमले से जिन घरों में लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, बस उन घरों से बीच बीच में रोने की आवाजें आती। इसके अलावा गांव के लोगों के जहन में इतना डर बैठ गया था कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। जब 3 दिन तक मायापुर में कोई घटना नहीं घटी तो चंद्रकला को भी लगा कि शायद वो व्यक्ति या काला साया भी इस वक्त शांत है, तो यही सबसे सही समय है तारा और उसके माँ बाबा की अस्थियां विसर्जित करके आने का। यही सोचकर चंद्रकला द्वादशी की सुबह मायापुर से वो अस्थियां लेकर निकल गई। लेकिन चंद्रकला नहीं जान पाई कि 3 दिन तक छाया ये सन्नाटा बहुत बड़े तूफान के आने की पहले की शांति है। जैसे ही यामिनी को ये बात पता लगी कि चंद्रकला अस्थियां विसर्जन के लिए जा चुकी है, तो यामिनी तुरंत पत्थरभुज बाबा के पास पहुंच गई और पत्थरभुज बाबा को आगे की पूरी योजना बता दी। जब पत्थरभुज बाबा ने यामिनी की योजना सुनी तो वो खुद भी हैरान रह गए। वो नहीं जानते थे कि यामिनी इतनी बड़ी हरामी हो सकती है, लेकिन पत्थरभुज बाबा जानते थे कि इसमें बहुत जोखिम है, इसीलिए उन्होंने साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं यामिनी, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी इस योजना के चक्कर में मैं अपने कैद किए हुए काले साए को नहीं खो सकता। यामिनी ने पत्थरभुज बाबा को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप हवेली के आसपास ही रहना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप तुरंत पहुंच जाना और फिर से अपने काले साए को वश में कर लेना। और ये मत भूलिए कि आज द्वादशी है, हमें आज ही ये काम करना होगा। पत्थरभुज बाबा भी जानते थे कि यामिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। उनके पास यामिनी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने यामिनी से कहा, मैं नहीं जानता था यामिनी कि तुम इतनी हरामी हो सकती हो कि शक्तियां हासिल करने के लिए अपने पति को भी नहीं बख्शोगी। जवाब देते हुए यामिनी ने कहा, बड़ी चीजों के लिए बड़ी बलि देनी पड़ती है बाबा, और वैसे भी ये सब मैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए ही कर रही हूँ। पत्थरभुज बाबा ने एक बार फिर यामिनी को चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन यामिनी, एक बात समझ लो कि ये करके तुम बहुत बड़ा जोखिम उठा रही हो। भले ही ये काले साए मेरे वश में हैं, लेकिन अगर इन्हें उकसाया जाए तो फिर ये किसी की नहीं सुनते। इससे माधव की जान को भी खतरा हो सकता है। यामिनी ने भी एक आखिरी बार लंबी सांस लेते हुए सोचा और कहा, जो होगा देखा जाएगा बाबा। अब यही एक रास्ता है। जब मैं और मालती घर से चले जाए तो आप अपने काले साए को भेज दीजिएगा। ये कहकर यामिनी वहां से हवेली के लिए निकल गई। हवेली में उस वक्त यामिनी, मालती, कावेरी, माधव और हवेली में काम करने वाले मौजूद थे। सरपंच जी पहले से ही पंचायत के किसी काम से बाहर गए हुए थे। मालती और कावेरी आंगन में बैठी हुई थी। तभी वहां यामिनी ने आते हुए कहा, मालती, भाई साहब कुछ काम बता के गए थे, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर मालती ने कावेरी से कहा, चलो कावेरी, तुम भी चलो हमारे साथ। इससे पहले कि कावेरी कुछ कह पाती, यामिनी ने पहले ही मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मालती, कावेरी जाकर क्या करेगी, 10 मिनट का काम है, हम 2 ही जाकर आते हैं। वैसे तो मन था कावेरी का भी जाने का, लेकिन ये सुनने के बाद अब कावेरी के लिए भी हाँ कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था।
इसीलिए उसने भी मना करते हुए कहा, हाँ हाँ, आप दोनों जाकर आ जाओ, मेरा वैसे भी मन नहीं है। ये सुनकर मालती ने भी कुछ नहीं कहा और यामिनी के साथ वहां से चली गई। अब हवेली में सिर्फ माधव और कावेरी ही बचे थे। एक तरफ मालती और यामिनी हवेली से बाहर निकले और दूसरी तरफ पत्थरभुज बाबा दूर एक दीवार के पीछे छुपे हुए ये सब देख रहे थे। उनके जाते ही पत्थरभुज बाबा ने अपने हाथ की बोतल को अपने चेहरे के सामने लेकर आए, जिसके अंदर काला साया कैद था। उस बोतल को अपने मुंह के पास जाकर पत्थरभुज बाबा ने पूरी योजना उसके कान में बुदबुदा दी और उस काले साए को बोतल से आजाद कर दिया। आजाद होते ही वो काला साया हवेली की तरफ बढ़ने लगा। वहीं हवेली के अंदर आंगन में कावेरी अकेले बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो काला साया आजाद हुआ, वैसे ही हवेली के आसपास ही मौजूद कटेली को उस काले साए का आभास हो गया। उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ानी शुरू कर दी। तभी उसी काले साए पर कटीली की नजर पड़ी, जिसे उसने पहले देखा था। ये देखते ही कटीली सतर्क हो गई और इस बात का इंतजार करने लगी कि आखिर आज ये काला साया किसे लेकर जाएगा। आखिर ऐसी क्या योजना बताई यामिनी ने जो पत्थरभुज बाबा भी हैरान रह गए। और क्या सच में यामिनी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए माधव की बलि देने को तैयार है?